यह है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के को छोड़कर के जो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है उसको पृथ्वी तक आने में, उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने का जो समय लगता है वो 4.5 वर्ष का लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, यानी किस स्थिति में चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वह सूर्य के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। तो अब यहाँ पर चंद्रग्रह की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वैसी स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके उत्तर के व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अर्धचंद्र के दिन या फिर A+B दोनों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाता है कि चंद्र ग्रहण की जो स्थिति घटित होती है वो पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है अथवा चंद्र है, यानी कौन से ग्रह के पास जो है वो सबसे अधिक उपग्रह है। बृहस्पति है, मंगल है, शनि है या फिर शुक्र है। तो दोस्तों अब चूंकि जो है नए खोज के अनुसार जो अब सबसे अधिक उपग्रह है जिस ग्रह के पास वह शनि है। पहले सबसे अधिक उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास हुआ करता था 79 उपग्रह, लेकिन बाद में चूंकि शनि के पास उपग्रह खोजे जाने के पश्चात जो है अब शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गया है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह 82 है और बृहस्पति के पास जो उपग्रहों की संख्या है वह 79 है। तो यानी सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है और उससे कम उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास है और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा के रूप में, चंदा मामा हमारे जो है वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा दिए गए कूट को सही से उत्तर करना है कि आकार में घटते हुए जो ग्रह हैं बृहस्पति है, यूरेनस है, पृथ्वी है और शनि है, इसमें से कौन से ग्रह आकार में घटते हुए ग्रह हैं। जी तो आकार में अगर घटते हुए ग्रह का क्रम हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति आएगा, फिर उसके बाद जो है शनि आएगा, फिर उसके बाद जो है वो यूरेनस आएगा, फिर पृथ्वी आएगा इन 4 ग्रहों में। यानी 5वां के लिए ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या स्थित है। तो भूपृष्ठ के ये हमारे ज़मीन है, इसके जो पृष्ठ के 3/4 भाग की अगर बात करें यानी 71% हिस्से पर जो है जल है और 29% यानी 29% हिस्सा जो है यह स्थल का हिस्सा है और इसी 29% हिस्सा में पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, तालाब है, झील है और ये 71% जो हिस्सा है इस पर केवल समुद्र का पानी ही पानी है। तो 3/4 भूभाग पर क्या है, तो जल है। ऑप्शन नंबर बी जो है 6ठा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा। तो 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि ये सियाल का प्रयोग जो है सबसे पहले स्वेश महोदय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में जो गैसेज हैं हमारे सामने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% जो है वो CO2 है। तो ऑप्शन नंबर सी के रूप में 8वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन से हैं। तो अक्रिय गैस जो है, जो नोबल गैस के रूप में जानते हैं हम लोग,
ये वायुमंडल में ये जितने भी गैसेज के ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी अक्रिय गैस है। अर्थात इन सभी गैसों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ये सभी गैसेज जो हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इन में जो सबसे सही उत्तर होगा 9वां नंबर प्रश्न का दोस्तों, वह कौन सा होगा? इसमें सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के क्रिप्टन जो है वो जितने ऑप्शन नंबर ए आर्गन जो है वो जितने भी अक्रिय गैस हैं उनमें सबसे अधिक आर्गन की मात्रा उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे स्क्रीन पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सही उत्तर को चुनिए। वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता से हम लोग को दर्शाना है। जी, जो वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल से जो शुरुआत होता है बहिर्मंडल तक में, तो सबसे जो ये है हमारे पृथ्वी से के ऊपर जो सबसे ये ऊपरी मंडल के रूप में जो जाना जाता है वो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा कि परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल जो बहिर्मंडल के रूप में भी जाना जाएगा। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, संताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? यानी ये जो मंडल में विभाजित किए गए हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, इसमें विभाजित करने के आधार तापमान के आधार पर किया गया है या वायुदाब के आधार पर, संगठन के आधार पर या घनत्व के आधार पर? तो इसका करेक्ट आंसर है 11वां का ऑप्शन नंबर ए कि ये सारे जो मंडल में विभक्त किए गए हैं यह तापमान के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण जो वायुमंडलीय प्रक्रिया है यह कहाँ घटित होती है? जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली जितने भी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं वो सभी के सभी जो है 12वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि क्षोभ मंडल में ये सभी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में 13वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था कि मुद्रा जो है यह स्वयं का निर्माण करती है? यह मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा है या क्राउथर है, क्रोमर है या फिर हैंसन है? जी, 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि क्रोमर महोदय के द्वारा जो है यह दिया गया कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन है, मूल्य का हस्तांतरण है, मूल्य का संचय है और मूल्य का स्थिरीकरण है। जी, 15वां नंबर क्वेश्चन का मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो मुद्रा का कार्य अगर नहीं है तो वो मूल्य का स्थिरीकरण, यानी मूल्य को स्थिर रखना मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, मूल्य का संचयन करना, ये सारे कार्य जो है ये मुद्रा के कार्य हैं, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण जो है यह मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, वह क्या अवस्था कहलाती है? जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, यह अवस्था जो है मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है या मुद्रा अस्फीति की अवस्था कहलाती है या रिसेशन कहलाता है या फिर एमोटाइजेशन कहलाता है? तो इसका जो 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जिस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है यह अवस्था जो है 16 का मुद्रास्फीति कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुद्रास्फीति की से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं मिलती या प्रचुरता से मिलती है? मुद्रास्फीति की जब उस स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वैसे सिचुएशंस में जो है बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध होती है उस पर क्या असर पड़ता है? तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार की जो वस्तुएं होती है वो महंगी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वह कब से प्रभावी हुआ है? जी,
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है यह 2001, 2, 6 या 11 से प्रभावी हुआ है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। यह 2001 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति जो है यह खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए है, गेहूं, चावल इत्यादि के उत्पादन के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई है यह कब, तो 1966-67 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है ये 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। जी, भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वह विकेंद्रीकृत है या निर्देशात्मक है या समाजवादी और पूंजीवादी है या इनमें से सभी है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वह विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आयरन के कॉइल में, आयरन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हम लोग प्रेस करने के लिए आयरन को इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर आयरन से जो ये है वो लोहा है तात्पर्य। तो आयरन के कॉइल में कौन सी खनिज की परत लगी होती है, तांबा की, लोहा की, अभ्रक की या फिर एल्यूमिनियम की। तो आयरन के कॉइल के साथ जो परत लगी रहती है वह अभ्रक की लगी रहेगी, यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोना की प्राप्ति हमें किस राज्य से होती है। भारत में जो सोने की प्राप्ति है वह किस राज्य से होती है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर झारखंड है। तो झारखंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है वह कोयले की प्राप्ति, उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 22वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोयले का सबसे बेहतर किस्म कौन सा है। जी, कोयले का जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है। तो जो कोयले का सबसे सर्वोत्तम किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो है वो 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी ये सारे जो किस्म है ये सभी कोयले के ही किस्म हैं, लेकिन चूंकि हमसे सर्वोत्तम पूछा जा रहा है, सबसे बेहतर पूछा जा रहा है, तो वो सबसे बेहतर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोयले की जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और कश्मीर। इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य, 24वां नंबर प्रश्न है कि इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए है 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि टर्शियरी काल कोयले का जो ये है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक गोंडवानालैंड का कोयला और दूसरा टर्शियरी काल का कोयला। तो टर्शियरी काल कोयले का उत्पादन वाला राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य जो है वह टर्शियरी काल के कोयले का उत्पादन नहीं करता है। तो इस 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि झारखंड जो है वह गोंडवानालैंड के कोयले का उत्पादन करता है। तो ये झारखंड टर्शियरी काल कोयले के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कि ये तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा कि तेल शोधक कारखाना जो है वो हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, बरौनी तो जिला है ही नहीं, तो ये बरौनी में ही स्थित है। वैसे यह जिला अगर बात की जाए तो यह बेगूसराय में स्थित है जिला के रूप में, और ये जगह कौन सा है तो बरौनी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कि देश का पहला जल विद्युत परियोजना स्थित है। देश का जो पहला जल विद्युत परियोजना है जो कर्नाटक राज्य के शिवसमुद्रम पर, तो ये सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि देश का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगले सवाल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी बताइए। साथ ही साथ अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो उत्तर भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन से नदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह सतलज नदी पर स्थित है या फिर महानदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है या फिर दामोदर नदी पर स्थित है। जी,
तो 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है यह यह महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा जल विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और ये सोन परियोजना, ये सभी बिहार में स्थित परियोजनाओं में से है, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार राज्य में स्थित परियोजना नहीं है। अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। अब है विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है? जी 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल में जो तैरना है यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कारण होता है, या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के कारण होता है, या फिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण होता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार ये होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। जब भी उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है तो फिर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है। और यही कारण है कि अगर कोई दड़ी है उसमें धूल स्थित है तो वह दड़ी के साथ विराम में रहता है, लेकिन जैसे ही उस पर डंडा से प्रहार किया जाता है तो दड़ी गति में आ जाता है, लेकिन धूल जो है वो पहले के बनिस्बत विराम में रहना चाहता है, इसीलिए धूल अलग हो जाता है। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। लेकिन न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए जो है ये जो जल में तैरने की जो क्रिया है ये क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण होगा। तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्यूटन के पहले गति नियम को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग अभी इस पर चर्चा किए हैं कि न्यूटन का जो महोदय का जो पहला गति नियम है उनका कि जो वस्तु गति में है गति में रहना चाहेगा, जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहना चाहेगा, और उस पर जब बाहरी असंतुलित बल कोई कार्य करता है तो फिर उस वस्तु के गति या विराम की स्थिति में चेंजिंग आता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो 32वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग, या फिर द्रव्यमान और त्वरण, या फिर भार और वेग, और या फिर भार और त्वरण। तो F = जो होता है फॉर्मूला वह होता है मास इंटू एक्सीलरेशन A। तो मास इंटू एक्सीलरेशन यानी मास हो गया द्रव्यमान और एक्सीलरेशन हो गया त्वरण। तो बल का जो गुणनफल है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, और यह जो हमें परिभाषा प्राप्त होती है द्रव्यमान और ये का त्वरण का गुणनफल बल बराबर, तो ये हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये तीनों नियम को हम लोग याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G जो गुरुत्वीय त्वरण है G, इसका मान में किस प्रकार की चेंजिंग आएगी? ये मान जो है बढ़ता है, घटता है, या वो वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता रहता है? तो हम लोग भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर चलते हैं यानी 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, तो वैसे सिचुएशन में G का मान जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा क्यों? पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल है तो वह जमने पर क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या फिर जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर कांच उष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो कोई काम का नहीं है, समझिए एक तरह से। यहाँ पर जो ऑप्शन है कि जमने की स्थिति में पानी जब जमता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यही कारण है कि जमने पर जो है बोतल टूट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन का बढ़ जाना, और इसी कारण जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का लगाते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण बल कार्य करता है।
तो 36वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमारा जो चलने का क्रिया है यह घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। याद रखेंगे हम लोग किस बल के कारण संभव होता है, तो यह घर्षण बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग चलते हैं तो हम जिस हिसाब से पृथ्वी पर या जहाँ पर भी चलते हैं उस पर जो बल लगाते हैं, पृथ्वी पर चले, छत पे चले, जमीन या फिर कहीं पर, तो वो उस फोर्स के द्वारा उसी मात्रा में हमारे क्रिया के विपरीत में जो है एक बल लगाया जाता है और उसे जो हमारी क्रिया का विरोध करता है। और ये विरोध जो है, जो घर्षण इसी को कहते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर गति करती है तो उस सरफेस पर, जो जिस सतह पर गति करती है उस सरफेस पर उस गति क्या विरोध में एक बल लगता है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब चूंकि घर्षण बल से ज़्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है इसलिए वस्तु चल पाता है, और ब्रेक लेने की स्थिति में वस्तु का रुकना भी इसीलिए संभव होता है क्योंकि वहाँ घर्षण बल कार्य करता है। तो ये घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो 37वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, या फिर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होती है, या गोली तैर नहीं सकती। इसका करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए स्टील की गोली जो है वो पारे में ये तैरती रहती है, बनिस्बत के पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो जल का जो घनत्व मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वह तापमान कौन सा है? तो मैक्सिमम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का महत्तम घनत्व किस डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना यानी जल से वाष्प होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की जो चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है वो क्यों ऐसा लगाया जाता है? जी, तो रेल की पटरी के नीचे जो लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, इसका कारण ये होता है कि वो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्योंकि दाब का परिभाषा यह है कि दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्रियाशील बल होता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब की मात्रा घटेगी, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब कम हो इसलिए वहाँ पर पटरियों के बीच जो है वो ये लगा दिया जाता है, क्योंकि जो पटरी की चौड़ाई है उस पूरे चौड़ाई पर ट्रेन का दाब रहता है। हालांकि चक्का पतला होता है, केवल पटरी पर खड़ा होता है, लेकिन पूरे ट्रेन का जो वजन होता है वो जितना दूर में लकड़ी या कंक्रीट की जो पट्टियां रखी होती है उन सभी पर बराबर दाब बल लगता है, इसी कारण वो धंसता या टूटता नहीं है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है और दाब को ज़्यादा करने के लिए क्षेत्रफल को घटाया जा सकता है। और दाब का ही उदाहरण है कि जो है ये नुकीली चीज़ को किसी दीवार में ये ठोकना आसान रहता है कंपैरिजन के, अगर कोई वो नुकीली नहीं है तो, क्योंकि वह दाब कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? करेक्ट आंसर है 40वां नंबर क्वेश्चन का कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही जो बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो वायु दाब में कमी आती है और इस कारण जो है वायु दाब में पेन से स्याही बाहर आ जाती है। यही कारण है कि जब कोई पर्वतरोही पर्वत पर चढ़ता है तो साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होती है कि ऊंचाई बढ़ने से उसकी ये में कमी आती है वायुदाब में, और वायुदाब में कमी आने से नाक से ब्लड आने का खतरा रहता है। इसलिए पर्वतरोही जो है अपने साथ ये लेकर के चलते हैं। हम लोग इस प्रकार 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण को कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी, लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते चलते आप वीडियो को लाइक करते जाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।